साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, अपन संसद के बारे में बात कर रहे थे और संसद के सत्र और संसद से संबंधित कुछ शब्दावली थी जिसके बारे में अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि संसद में सत्रावसान कैसे होता है, संसद के सत्र कब बुलाए जाते हैं, कौन संसद का सत्र बुलाता है, कौन जो है उसको आहूत करता है या उसका सत्रावसान करता है, साथ ही संसद का कौन सा जो सत्र रहता है वो कौन से समय बुलाते हैं, यानी बजट सत्र का आयोजन कब होता है, मानसून सत्र कब बुलाया जाता है, शीतकालीन सत्र कब बुलाया जाता है, कौन कौन से ऐसे माह है जहां पर संसद का सत्र सामान्यतः नहीं रहता है, जैसे जून है, अक्टूबर है, जनवरी है, इनके संदर्भ में अपने बात कर चुके थे। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे साथियों संसद के कार्यों के संदर्भ में कि जो संसद है ये कार्य क्या करती है। आप सभी को पता है संसद जो है ये विधि निर्माण का कार्य करती है, लेकिन विधियों का निर्माण की बात करें या कानूनों के निर्माण की बात करें तो कितने प्रकार के कानून होते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, विधेयक के कितने प्रकार होते हैं, सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, उन तमाम पहलुओं के बारे में आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले। सबसे पहले संसद के कार्यों से बात करने से पूर्व कुछ शब्दों से परिचित होना हमारे लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दों से परिचित होंगे तो आपकी ये जो शब्दावली है वो क्लियर हो जाएगी, तो फिर आप अपने एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए जरा, मैंने एक तो शब्द लिखा है विधि और दूसरा शब्द लिखा है कानून। एक शब्द कौन सा लिखा है, विधि, और दूसरा कानून। दोनों क्या एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है तो विधि का दायरा बड़ा है या फिर कानून का दायरा बड़ा है, ये जानना जरूरी है। इसके अलावा एक शब्द मैंने लिखा है विधेयक। कौन सा शब्द ध्यान में रखेंगे, विधेयक। और एक शब्द में लिखूंगा कौन सा, अधिनियम। विधेयक और अधिनियम। सबसे पहले बात करते हैं विधि के संदर्भ में। देखिएगा, विधि का दायरा जो रहता है वो विस्तृत रहता है। विधि का दायरा क्या है, विस्तृत दायरा है। और कानून जो है इसका दायरा क्या रहता है, संकुचित रहता है। क्या रहता है, संकुचित रहता है। मतलब जो कानून होता है वो विधि का ही क्या होता है, पार्ट होता है। विधि के कई प्रकार हो सकते हैं जिसमें से एक प्रकार क्या है, कानून है। ठीक है, तो पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, यहां पर अपन कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा विधेयक था या कौन सा अधिनियम बना। तो आप सभी को पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और एक क्या होता है, राज्यसभा। जबकि कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। देखिएगा, कानून के बारे में बात करें या विधि के संदर्भ में बात करें तो कोई भी कानून जो है ये तीनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। लेकिन विधेयक जो है पहले या तो कहां रखा जाएगा, राज्यसभा में रखा जाएगा या कहां रखा जाएगा, लोकसभा में। जब तक कोई कानून प्रक्रियाधीन होगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब तक कोई कानून प्रक्रियाधीन होगा तब तक उसे विधेयक कहा जाएगा। विधेयक को मैं क्या कह सकता हूं, बिल। जब तक कोई कानून क्या होगा, प्रक्रियाधीन होगा, तब तक उसको अपन क्या कहेंगे, विधेयक कहेंगे। जब तक कोई कानून क्या होगा, प्रक्रियाधीन होगा। ठीक है, यानी लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में पारित हो गया है या राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, अब तक राष्ट्रपति ने उस पर जो है स्वीकृति प्रदान नहीं की है, तब तक वो क्या कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा। और जैसे ही किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, जैसे ही किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, राष्ट्रपति की क्या मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तो वो क्या बन जाएगा, अधिनियम, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मैं कह रहा हूं अपन पढ़ते खूब हैं लेकिन शब्दों से परिचित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधेयक क्या है, अधिनियम क्या है, कानून क्या है, विधि क्या है, साधारण विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, या फिर मैं बात करूं सरकारी बिल क्या है, गैर सरकारी बिल है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, विधि का दायरा विस्तृत रहता है और कानून का दायरा क्या रहता है, संकुचित रहता है। मतलब कानून जो है विधि के दायरे में शामिल मानी जाएगी। दूसरा, ये वाला थोड़ा महत्वपूर्ण, इसको जरूर ध्यान में रखना है। कौन सा, विधेयक। विधेयक का क्या मतलब होता है, जब तक कोई कानून प्रक्रियाधीन है, यानी कानून अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में या राष्ट्रपति की स्वीकृति अभी तक बाकी है, तब तक उसे अपन क्या कहेंगे, विधेयक कहेंगे, जिसे अपन बिल भी कहते हैं। और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी तब वो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं संविधान संशोधन के संदर्भ में।
देखा होगा कि संविधान संशोधन विधेयक की संख्या अलग रहती है और अधिनियम की संख्या अलग रहती है। संविधान संशोधन विधेयक की संख्या अलग रहती है और अधिनियम की संख्या अलग रहती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विधेयक हैं जो लाए तो गए थे संसद में लेकिन वो पारित नहीं हुए, तो बिल संख्या ज्यादा रहती है और अधिनियम की संख्या हमेशा क्या रहती है, कम। जैसे अब तक जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। कितने? 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन बिल की बात करें तो अब तक जो है 124 से अधिक बिल जो हैं, 124 से अधिक विधेयक जो हैं ये लाए जा चुके हैं। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, विधेयक और अधिनियम। अब बात करते हैं विधेयक के कितने प्रकार होते हैं। किसके? विधेयक के प्रकार। विधेयक के प्रकार। देखिए, विधेयक के प्रकार के बारे में बात करें तो अपन विधेयक को दो भागों में बांट सकते हैं। विधेयक को रखने के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कौन सा? सरकारी विधेयक। कौन सा विधेयक? सरकारी विधेयक। और दूसरा जो विधेयक रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गैर सरकारी विधेयक। कौन सा विधेयक? गैर सरकारी विधेयक। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है, विधेयक को रखने के आधार पर अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सरकारी विधेयक और दूसरा कौन सा? गैर सरकारी विधेयक। विधेयक कहां रखा जाएगा भाई? संसद में रखा जाएगा। और संसद के दो सदन होते हैं, यानी या तो लोकसभा में रखा जाएगा और या फिर कहां रखा जाएगा? राज्यसभा में रखा जाएगा। कोई भी ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री ने रखा है, मंत्री द्वारा पेश किया, कोई भी ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया गया है, भले ही वो विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है और भले ही वो विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है, लेकिन विधेयक पेश कर कौन रहा है? मंत्री कर रहा है। विधेयक पेश कौन कर रहा है? मंत्री कर रहा है। ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया गया है, वो विधेयक कैसा होगा? सरकारी विधेयक होगा। कैसा विधेयक होगा? सरकारी विधेयक किसको कहेंगे? मंत्री के द्वारा पेश किया जाना अनिवार्य है और संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसे विधेयक को अपन क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक के नाम से जानते हैं। कौन सा विधेयक? सरकारी विधेयक। और इसमें 7 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य होती है। कितने दिन की? 7 दिन की पूर्व सूचना। 7 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन में सरकारी विधेयक रख सकता है। आप सभी को पता होगा, मंत्री जो हैं ये संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं। मंत्री जो हैं ये लोकसभा की बैठक में भी जा सकते हैं, मंत्री जो हैं ये राज्यसभा की बैठक में भी जा सकते हैं। मंत्री जो हैं ये लोकसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, मंत्री राज्यसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, लेकिन मंत्री वोट यानी मत, किसी बिल के संदर्भ में मत देने का अधिकार जो है उसी सदन में होगा जिस सदन के वो क्या है? सदस्य हैं। ठीक है, तो यहां पर सरकारी विधेयक किसको कहा जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसा विधेयक, ऐसा बिल जिसको मंत्री के द्वारा पेश किया गया है और जिसकी 7 दिन पूर्व सूचना पीठासीन अधिकारी को देना अनिवार्य है, और मंत्री उस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रख सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। दूसरा जो विधेयक रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गैर सरकारी। गैर सरकारी देखिए जरा, मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा रखा गया विधेयक, मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा रखा गया विधेयक जो है उसको अपन क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक। क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक। तो विधेयकों को अपन रखने के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। पहला कौन सा? सरकारी विधेयक किनके द्वारा रखा जाएगा? मंत्री के द्वारा। गैर सरकारी किनके द्वारा रखा जाएगा? मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा जो बिल रखा जाता है उसको अपन गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। इसकी 7 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य होती है और इसकी जो है 30 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य होती है। कितने दिन? 30 दिन की पूर्व सूचना। 30 दिन की पूर्व सूचना क्या होती है? अनिवार्य होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सामान्यतः साथियों क्या होता है, इन शब्दावली को अपन छोड़ के सीधा पढ़ने लग जाते हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या रहती है, लेकिन जब तक अपन इनके बारे में नहीं समझेंगे तब तक अपने एग्जाम में प्रश्न सही नहीं होगा। इसीलिए मैं पहले शब्दावली से परिचित करवाता हूं, उसके बाद ही अपना टॉपिक क्या करता हूं? शुरू करता हूं। देखिए जरा, विधेयकों के प्रकार हो गए किन के रखने के आधार पर।
अब जैसे ही आपको पता है, जैसे ही संसद में कोई विधेयक मंत्री रखेगा तो आप कहेंगे भाई साहब कैसा विधेयक है, सरकारी विधेयक। और जैसे ही मंत्री के अलावा संसद का कोई दूसरा सदस्य रखेगा आप कहेंगे कैसा विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक है। अब बात करें तो विधेयकों के प्रकार, वो तो रखने के आधार पर था। अब विधेयकों के दूसरे प्रकार क्या रहते हैं, विधेयकों के प्रकार। विधेयकों के प्रकार की बात करें तो विधेयकों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक तो आपने सुना होगा साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक है, साधारण विधेयक। दूसरा जो विधेयक रहता है वो रहता है वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक, वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक कौन सा होता है, धन विधेयक। वित्त विधेयक के कितने भाग होते हैं, 3 प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। उनमें से एक कौन सा है, धन विधेयक। अर्थात सभी प्रकार के धन विधेयक किसमें शामिल माने जाते हैं, वित्त विधेयक में। तीसरा जो रहता है उसको अपन बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। तो विधेयकों के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से, पहला आपको ध्यान में रखना है साधारण विधेयक। दूसरा धन विधेयक, वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक में कौन सा विधेयक शामिल माना जाएगा, धन विधेयक। और तीसरा कौन सा, संविधान संशोधन विधेयक, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो 3 प्रकार ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो विधेयक रहेगा अपना कौन सा, साधारण विधेयक। अर्थात साधारण कानूनों का निर्माण कैसे होता है, साधारण विधेयक। साधारण कानूनों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिएगा, कानूनों का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य होती है और उसके बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति भी क्या होती है, अनिवार्य होती है। साधारण विधेयक में आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। यानी साधारण विधेयक जरूरी नहीं है लोकसभा में रखा जाए, साधारण विधेयक लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे, दूसरी बात ध्यान में रखेंगे, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक जो है संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। संसद का कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। साधारण विधेयक संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। अगर किसी सदस्य ने रखा है, अगर किसी सामान्य सदस्य ने रखा है तो वो कौन सा विधेयक होगा, तो आपको ध्यान में रखना है गैर सरकारी। कैसा होगा, गैर सरकारी होगा, गैर सरकारी विधेयक। और ऐसा विधेयक जो है तो साधारण लेकिन किसी मंत्री के द्वारा रखा गया, किनके द्वारा, मंत्री के द्वारा रखा गया है, तो कैसा विधेयक होगा, सरकारी विधेयक। कैसा विधेयक होगा, सरकारी विधेयक। इसलिए मैंने पहले आपको शब्दों से परिचित करवाया। मैंने कहा सरकारी का क्या मतलब हुआ, ऐसा विधेयक जो किसी मंत्री के द्वारा रखा गया है उसको अपन सरकारी विधेयक कहेंगे, और ऐसा विधेयक जो मंत्री के अलावा संसद के किसी दूसरे सदस्य ने रखा है उसको अपन गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। ठीक है। साधारण विधेयकों के बारे में बात करें तो आर्टिकल आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इनका आर्टिकल जो रहेगा अनुच्छेद 107। साधारण विधेयकों की प्रक्रिया के बारे में बात करें, साधारण विधेयक कैसे स्वीकृत होते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया रहती है, इससे संबंधित सारी बातें भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेखित की गई हैं, आर्टिकल 107 में। कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 107 में इनका उल्लेख किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जाता है और किसी भी सदन में रखा जा सकता है। आप सबको पता है 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और प्रत्येक सदन में साधारण विधेयक से संबंधित 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन, और 3 वाचन दोनों सदनों में हुए। अगर विधेयक पहले राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा में किसी विधेयक से संबंधित 3 वाचन होंगे। अब क्या होता है वाचन में, मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद अगर लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा में भी 3 वाचन होंगे। पहले में 3 वाचन होने के बाद विधेयक जब दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में भी कितने वाचन होंगे, 3 वाचन होंगे, और दोनों सदनों में 3-3 वाचन के पश्चात विधेयक कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत क्या रहता है, अधिकार रहता है कि उस विधेयक को स्वीकृति दे
उस विधेयक को अस्वीकृत करें, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजें, या उस विधेयक पर जेबी वीटो का क्या करें, प्रयोग करें। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जरा 3 वाचन में बात करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम वाचन। कौन सा वाचन? प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है? प्रथम वाचन में क्या होता है? किसी भी सदस्य के द्वारा विधेयक को किसी भी सदन में रखा जाएगा, और जो सदस्य रखेगा वो सदस्य उस विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य बताएगा। यानी मैं कोई बिल रख रहा हूं, और मैं बिल लोकसभा में भी रख सकता हूं, राज्यसभा में, लोकसभा का मेंबर हूं तो लोकसभा में रखूंगा, और मैं राज्यसभा का मेंबर हूं तो राज्यसभा में रखूंगा। लेकिन अगर मैं मंत्री हूं तो मैं लोकसभा में भी रख सकता हूं और राज्यसभा में भी रख सकता हूं। मैंने कोई बिल रखा, मैं मंत्री नहीं हूं, मैं एज ए जो सांसद हूं, कोई मंत्री नहीं हूं, तो मैं लोकसभा का मेंबर था, मैंने बिल लोकसभा में रखा। मैं विधेयक को रखते ही पहले जो है अनुमति तो लेनी होगी, 30 दिन पूर्व सूचना देनी होगी किनको? पीठासीन अधिकारी, और पीठासीन अधिकारी आपको बता देगा कि इस दिन आप जो है विधेयक रख सकते हैं। मैं रखूंगा और उस दिन उस विधेयक के शीर्षक और उद्देश्य बताऊंगा कि ये कानून बनने से इनका ये शीर्षक है और इनके ये उद्देश्य हैं। अगर ये कानून बन गया तो देश और समाज और व्यक्ति जो हैं उनका ये हित होने वाला है, सार्वजनिक हित, लोक हित में इनका ये महत्व रहने वाला है। इसके बाद में उस विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है और उस विधेयक को गजट में प्रकाशित करवा दिया जाता है। आप सभी को पता है गजट होता है सरकारी गजट, और गजट में प्रकाशित करवाते ही प्रथम वाचन की क्या मान ली जाती है? समाप्ति मान ली जाती है। प्रथम वाचन में 2 बातें ध्यान में रखनी है। विधेयक को सदन में रखा जाता है, विधेयक के उद्देश्य एवं शीर्षक बताए जाते हैं, और उसके बाद पीठासीन अधिकारी उस विधेयक को गजट में प्रकाशित करवा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि विधेयक सदन में रखे ही नहीं, सीधा ही पीठासीन अधिकारी उसको गजट में प्रकाशित करवा देता है। तो जैसे ही कोई विधेयक गजट में प्रकाशित होता है, प्रथम वाचन की क्या मान ली जाती है? समाप्ति। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि गजट में, किसी विधेयक को गजट में प्रकाशन करवाना कौन से वाचन की समाप्ति मानी जाएगी? प्रथम वाचन। किसी विधेयक को गजट में प्रकाशित करवाया जाता है, ये कौन से वाचन की बात है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कौन सा कहेंगे? प्रथम। किसी विधेयक के उद्देश्य एवं शीर्षक बताए जाते हैं, कौन से वाचन में ध्यान में रखेंगे? प्रथम वाचन। तो प्रथम वाचन में 2 बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? पहली ध्यान में रखेंगे, जिस सदस्य ने विधेयक को सदन में रखा है, उस सदस्य के द्वारा विधेयक के उद्देश्य एवं शीर्षक, विधेयक के उद्देश्य एवं शीर्षक को सदन में पढ़कर सुनाया जाता है। और इसके बाद दूसरा चरण क्या रहेगा? इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी उस विधेयक को गजट में प्रकाशित करवा देता है। गजट में प्रकाशित करवा देता है। गजट में प्रकाशित करवा देता है। यहां पर क्या ध्यान में रखेंगे? गजट में प्रकाशित होते ही प्रथम वाचन की समाप्ति मान ली जाती है। प्रथम वाचन की क्या मान ली जाती है? समाप्ति। बस 2 बातें इसमें ध्यान में रखनी। पहली कौन सी? विधेयक का उद्देश्य एवं शीर्षक बताया जाएगा, और उस विधेयक को कहां प्रकाशित करवा दिया जाएगा? गजट में प्रकाशित करवा दिया जाएगा। और जैसे ही कोई बिल गजट में प्रकाशित होगा, प्रथम वाचन की क्या मान ली जाएगी? समाप्ति मान ली जाएगी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है? कई बार पीठासीन अधिकारी, अब पीठासीन अधिकारी के बारे में पहले मैं बता चुका हूं। पीठासीन अधिकारी कौन होता है?
पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है जिस सदन में बिल रखा गया है उस दिन उस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो पीठासीन अधिकारी होगा। जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता या तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है या लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, या जो पैनल रहता है 4-5 मेंबर का जो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया है वो कौन, उनमें से एक कोई भी सदस्य जो है वो वहाँ पीठासीन अधिकारी रहता है, उस बैठक की अध्यक्षता करता है। जो भी सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। भले लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो या फिर विधान परिषद की बात हो, तो कई बार पीठासीन अधिकारी विधेयक को सदन में रखे बिना सीधे गजट में प्रकाशित करवा देता है। सीधे गजट में प्रकाशित करवा देता है और गजट में प्रकाशित होते ही प्रथम वाचन की समाप्ति मान ली जाती है। प्रथम वाचन की समाप्ति मान ली जाती है। यह आपका कौन सा हो गया, प्रथम वाचन। कौन सा वाचन हो गया, प्रथम वाचन। अब प्रथम वाचन के बाद जो रहता है वो रहता है द्वितीय वाचन, और किसी विधेयक के संदर्भ में द्वितीय वाचन ही सबसे महत्वपूर्ण वाचन होता है। आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण वाचन किसी विधेयक के संदर्भ में कौन सा होता है, द्वितीय वाचन। किसी विधेयक में जितने भी संशोधन करने हैं, किसी बिल में जितने भी संशोधन करने हैं, उस विधेयक पर जितनी भी डिटेल में चर्चा करनी है, वो सारी की सारी कौन से वाचन में होती है, द्वितीय वाचन में। परवर समिति का गठन करना या संयुक्त परवर समिति का गठन करना, यह भी कौन से वाचन में होता है, द्वितीय वाचन में। किसी विधेयक पर जनता की राय जानने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाना, यह भी कौन से वाचन में होता है, द्वितीय वाचन में। तो सामान्यतः आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा किसी विधेयक के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण वाचन कौन सा रहता है, आप कहेंगे द्वितीय वाचन। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि किसी विधेयक में संशोधन का कार्य कौन से वाचन में होता है, द्वितीय वाचन। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि किसी विधेयक के संदर्भ में परवर समिति या संयुक्त परवर समिति का गठन जो है ये कौन से वाचन में होता है, द्वितीय वाचन में। और जनता की राय जानने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन कौन से वाचन में करवाया जाता है, द्वितीय वाचन में। तो महत्वपूर्ण कौन सा वाचन है, द्वितीय वाचन। अब देखिएगा कई बार इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग क्वेश्चन में कर दिया जाता है जो हमारी समझ से परे होती है, लेकिन अगर प्रश्न विधेयक के संदर्भ में पूछा गया तो सामान्यतः जो मैं बातें बता रहा हूं वो ध्यान में रखनी है। लेकिन कई बार आपके प्रश्न समझ में नहीं आए और वाचन से संबंधित प्रश्न पूछे कि बताइएगा ये घटना कौन से वाचन में होती है किसी विधेयक के संदर्भ में। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो तुक्का ही मारना है। तो हमेशा सेकंड वाचन जो रहता है, द्वितीय वाचन है, उसमें क्या करके आना, सही करके आना। क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें से लगभग 90% क्वेश्चन जो हैं ये द्वितीय वाचन से संबंधित पूछे गए, क्योंकि किसी विधेयक के संदर्भ में महत्वपूर्ण वाचन होता ही कौन सा है, द्वितीय वाचन। तो देखिए द्वितीय वाचन की बात करें तो द्वितीय वाचन में क्या होता है, द्वितीय वाचन। किसी विधेयक के संदर्भ में द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है विधेयक पर सदन में चर्चा एवं बहस। विधेयक पर सदन में क्या करवाई जाती है, चर्चा करवाई जाती है। आप सभी को पता है कि उसमें सत्ताधारी जिसने बिल रखा है वो और इनके अलावा जिन्होंने बिल जो संसद के सदस्य हैं वो सारे के सारे उस विधेयक को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसकी क्या कमियां हैं, उसकी क्या अच्छाई है, उस पर सदन में जो है डिस्कस होता है, चर्चा होती है। और चर्चा के बाद में उसमें कुछ संशोधन की बात रखी जाती है और उस संशोधन को क्या किया जाता है, स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। सबसे पहले किसी विधेयक पर सदन में चर्चा या बहस का आयोजन कौन से वाचन में होता है, द्वितीय वाचन में। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे, विधेयक से संबंधित आवश्यक सभी प्रकार के संशोधन कौन से वाचन में होंगे, द्वितीय वाचन में। तीसरा ध्यान में रखना है
परवर या संयुक्त परवर समिति का गठन। ये क्या होती है मैं बात करूंगा, परवर एवं संयुक्त परवर समिति का गठन। और नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है जनता की राय जानने हेतु, जनता की राय जानने हेतु, जनता की राय जानने हेतु विधेयक को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना। ये चारों घटनाएं कौन से वाचन से संबंधित ध्यान में रखेंगे, सेकंड वाचन। पहला, विधेयक में जितने भी संशोधन करने हैं, एक एक बिंदु, अगर कोई नया जोड़ना है, घटाना है, समाप्त करना है, जितने भी प्रकार के अमेंडमेंट होंगे सारे के सारे कौन से वाचन में होंगे, द्वितीय वाचन में। दूसरा मैंने क्या कहा कि विधेयक पर जितनी भी चर्चा करवानी है, उसमें बहस करवानी है, वो सारी की सारी द्वितीय वाचन में। तीसरा, विधेयक से संबंधित कई बार विपक्ष ये मांग करता है कि इसको जल्दबाजी में स्वीकृत न करके इसको परवर समिति को सौंप दिया जाए, या फिर दोनों सदनों को लेकर है संयुक्त परवर समिति का गठन कर दिया जाए। तो संयुक्त परवर समिति और परवर समिति का गठन भी कौन से वाचन में होगा, द्वितीय वाचन में। और कई बार विपक्ष इस बात की मांग करता है कि इस विधेयक पर जनता की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया जाए, तो ये समाचार पत्रों में प्रकाशन भी कौन से वाचन में होगा, द्वितीय वाचन। अब आप बात करेंगे कि ये परवर समिति और संयुक्त परवर समिति क्या होती हैं। देखिए जरा, एक तो कौन सी समिति के बारे में बात की मैंने, परवर समिति, और दूसरी कौन सी समिति, दूसरी आपको ध्यान में रखनी है संयुक्त परवर समिति, संयुक्त परवर समिति। ये परवर समिति एक सदन की होती है, एक सदन की, यानी जो बिल लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा की होगी, और अगर बिल राज्यसभा में रखा गया तो कौन से सदन की होगी, राज्यसभा की। मतलब एक ही सदन के सदस्य इसमें शामिल रहेंगे। दूसरी, संयुक्त, जैसा नाम से उल्लेखित है, संयुक्त परवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा, संयुक्त परवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल रहते हैं। लेकिन कितने सदस्य रहेंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का जो अनुपात रहता है वो क्या रहता है, 2:1। जब भी किसी विधेयक को लेकर परवर समिति और संयुक्त परवर समिति का गठन होता है तो परवर समिति में तो एक ही सदन के रहते हैं, सदस्य संख्या निश्चित नहीं है कितनी है। लेकिन यहां पर जो बनेगी संयुक्त परवर समिति में लोकसभा के मेंबर भी लेने होंगे और राज्यसभा के मेंबर भी लेने होंगे। तो जब भी लिया जाएगा तो लोकसभा से 2:1, यानी कुल 30 सदस्य लिए हैं संयुक्त परवर समिति में, तो 30 में से 20 किनके होंगे, लोकसभा के, और 10 किनके होंगे, राज्यसभा के। अनुपात क्या रहने वाला है, 2:1 रहेगा। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। परवर समिति के अध्यक्ष जो हैं ये किनके द्वारा बनाया जाएगा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा। यानी विधेयक अगर लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी लोकसभा के सदस्यों को इस परवर समिति का क्या बना देगा, अध्यक्ष बना देगा। इसकी बात करें किनकी, संयुक्त परवर समिति की, तो संयुक्त परवर समिति में जो अध्यक्ष हैं ये अध्यक्ष भी किसके द्वारा बनाया जाएगा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा। लेकिन कौन से सदन का होगा, लोकसभा का होगा या राज्यसभा का, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है जिस सदन में विधेयक पहले पेश किया गया है, विधेयक पहले पेश किया गया है, पहले पेश किया गया है, विधेयक पहले पेश किया गया है, उस सदन का सदस्य, उस सदन का क्या है, सदस्य होगा। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी करेगा, लेकिन इसमें तो एक ही सदन की बात है, तो सदन के किसी भी सदस्य को परवर समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन संयुक्त परवर समिति में लोकसभा के मेंबर भी शामिल हैं, राज्यसभा के भी हैं, क्योंकि यहाँ पर किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिस सदन में विधेयक पहले रखा गया है उस सदन के सदस्य को बनाया जाएगा। अगर विधेयक पहले राज्यसभा में रखा गया तो संयुक्त परवर समिति का अध्यक्ष हमेशा राज्यसभा का सदस्य होगा, और अगर विधेयक पहले लोकसभा में रखा गया तो संयुक्त परवर समिति का अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का सदस्य होगा। लेकिन इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी, पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाएगी। अब ये काम क्या करेगी संयुक्त परवर समिति और परवर समिति, ये उस विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा करेगी। इसका काम ही क्या है, कोई बिल जो रखा गया था उसके प्रत्येक खंड पर चर्चा करना और उनसे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करना कि इनमें से क्या क्या संशोधन आवश्यक हैं
और क्या क्या संशोधन आवश्यक नहीं है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके कहाँ रखना, संसद के पटल पर रखना, ताकि उस पर डिटेल से पूरा सदन का मतलब देखिए जरा, आप सभी को पता है कि कोई विधेयक अगर लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा के 543 सदस्य हैं, और कोई विधेयक अगर राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने? 245। अब ये 245 और 543 ये उस विधेयक पर कैसे चर्चा करेंगे भाई? थोड़ी कर पाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इसके लिए क्या किया, एक परवर समिति का गठन कर दिया, जिसमें से मान लेते हैं इस परवर समिति में 20 सदस्य बना लिए। अब 20 सदस्य क्या करेंगे, उस विधेयक से संबंधित प्रत्येक खंड पर चर्चा करेंगे और कहेंगे इनमें से ये बातें महत्वपूर्ण है, ये रहनी चाहिए, और इनमें से ये बातें नहीं होनी चाहिए, उनको हटा देनी चाहिए। उनकी एक पूरी की पूरी क्या तैयार की जाएगी, रिपोर्ट, और रिपोर्ट अब कहाँ रखेगी, वापस संसद में। और संसद का मतलब अगर लोकसभा में रखा गया पहले तो लोकसभा में रखी जाएगी, और बाद में राज्यसभा में रखा गया तो राज्यसभा में रखी जाएगी। और अब जो है इन पूरे सदस्यों को बहस करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें से स्वीकृत किए या नहीं करें, उसके बाद उस विधेयक को क्या मान लिया जाएगा, स्वीकृत या अस्वीकृत। क्लियर है बात? द्वितीय सदन में परवर समिति और संयुक्त परवर समिति, द्वितीय वाचन में जो है परवर समिति और संयुक्त परवर समिति का गठन होता है। परवर समिति में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, न ही संयुक्त परवर समिति में निश्चित है, लेकिन संयुक्त परवर समिति में यह प्रावधान जरूर किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात जो है ये 2:1 रहेगा। कितना रहेगा? 2:1। और इसके अध्यक्ष हमेशा उसी सदन का सदस्य होगा जिस सदन में विधेयक पहले पेश किया गया है। ये काम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। विधेयक से संबंधित इन दोनों के कार्य क्या होंगे, देखिए जरा, इन दोनों के कार्यों के संदर्भ में बात करें तो कार्य क्या करेंगे, विधेयक से संबंधित प्रत्येक खंड पर चर्चा करना, प्रत्येक खंड पर चर्चा एवं संशोधन की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखना, संसद में रखना। कौन सी होगी? परवर समिति और संयुक्त परवर समिति। तो सबसे महत्वपूर्ण वाचन कौन सा रहता है? द्वितीय वाचन रहता है। द्वितीय वाचन में चारों बातें ध्यान में रखना है। विधेयक पर सदन में चर्चा या बहस होती है, उसके बाद विधेयक से संबंधित आवश्यक सभी प्रकार के संशोधन होते हैं, परवर एवं संयुक्त परवर समिति का गठन होता है, और जनता की राय जानने हेतु उस विधेयक को कहाँ, समाचार पत्रों में क्या करवाया जा सकता है, प्रकाशित करवाया जा सकता है। इसके बाद जो तीसरा वाचन रहेगा, तीसरे वाचन की बात करें, तृतीय वाचन में क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है, तृतीय वाचन में अब संशोधन किसी प्रकार का नहीं होगा। संशोधन सारे होने थे, वो कौन से वाचन में हो गए, द्वितीय वाचन में। तृतीय वाचन में क्या होगा, तृतीय वाचन में उस विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति पर चर्चा। अब संशोधन को लेकर चर्चा नहीं होगी, उस विधेयक को स्वीकृत करना है या अस्वीकृत करना है उसको लेकर चर्चा होगी। और इसके साथ ही उस विधेयक को मतदान हेतु रखा जाएगा, उस विधेयक को मतदान हेतु रखा जाएगा। और तीसरी इसमें बात ध्यान में रखनी, वो कौन सी है, विधेयक में भाषा संबंधी अशुद्धियों, विधेयक में भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाएगा। भाषा संबंधी अशुद्धियों को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तीनों घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है। कौन से वाचन में है, तृतीय वाचन में। पहली कौन सी, उस विधेयक पर स्वीकृति देनी है या अस्वीकृति देनी है, इसको लेकर सदन में चर्चा होगी। दूसरा, उस विधेयक पर मतदान के लिए रखा जाएगा, और मतदान में जो है जैसे ही 50% प्लस एक सदस्य उस विधेयक पर स्वीकृत होंगे तो विधेयक अगले सदन में जाएगा, और 50% प्लस से कम रह गई तो जो है वो विधेयक अस्वीकृत मान लिया जाएगा। और उसके संबंधी जो भाषा संबंधी अशुद्धियां हैं ये क्या की जाएगी, दूर की जाएगी। कौन से वाचन में, तृतीय वाचन। और अगर प्रथम सदन, क्या ध्यान में रखेंगे, अगर प्रथम सदन में
प्रथम सदन में विधेयक स्वीकृत हो जाता है, विधेयक को स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, तो विधेयक को अगले सदन में भेजा जाता है, अगले सदन में भेजा जाता है, अगले सदन में भेजा जाता है। ये ध्यान में रखना है। यानी ये सारी घटनाएं पहले मान लेते हैं राज्यसभा में हो रही थी, और राज्यसभा में जब 3 वाचन पूरे हो गए और विधेयक पर स्वीकृति मिल गई, तो अब ये जो विधेयक है ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा लोकसभा में। और लोकसभा में भी विधेयक पर कितने वाचन होंगे, 3 वाचन होंगे, जैसे यहाँ पर हुए हैं। और तीनों वाचन के बाद अगर लोकसभा भी इसे स्वीकृत कर लेगी तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृत कर लेगा तो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। अब देखो इन विधेयकों को तुलनात्मक रूप से आपको कैसे ध्यान में रखना है तीनों के संदर्भ में। जैसे सबसे पहले प्रथम वाचन में क्या क्या बातें होती है, इसके बाद में द्वितीय वाचन में क्या क्या होता है, द्वितीय वाचन, और इसके बाद में तृतीय वाचन। इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करें कौन से वाचन के संदर्भ में, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में 2 बातें ध्यान में रखें। कितनी बातें, 2 बातें। सबसे पहले विधेयक का शीर्षक एवं उद्देश्य, विधेयक का शीर्षक एवं उद्देश्य। और दूसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे, गजट में प्रकाशित, गजट में प्रकाशित। ये दोनों बातें कौन से वाचन की हैं, प्रथम वाचन की। द्वितीय वाचन की बात करें तो द्वितीय वाचन में आपको क्या ध्यान में रखना है, द्वितीय वाचन में ध्यान में रखना है विधेयक पर चर्चा, विधेयक पर सदन में चर्चा। दूसरा, विधेयक से संबंधित जितने भी प्रकार के संशोधन करने हैं वो सभी प्रकार के संशोधन। तीसरा ध्यान में रखेंगे परवर या फिर संयुक्त परवर समिति का गठन, परवर एवं संयुक्त परवर समिति। और नंबर 4 पे ध्यान में रखेंगे जनता की राय जानने हेतु, जनता की राय जानने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित, समाचार पत्रों में प्रकाशित। ये चारों बातें कौन से वाचन में ध्यान में रखेंगे, द्वितीय वाचन में। इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना कौन सा, तृतीय वाचन। और तृतीय वाचन में 2 बातें। पहली कौन सी, विधेयक को मतदान के लिए रखा जाएगा, मतदान हेतु, और मतदान से संबंधित क्या होगी, चर्चा होगी। और इसके बाद में भाषा संबंधी अशुद्धियां, भाषा संबंधी अशुद्धियां, भाषा संबंधी अशुद्धियों को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। कौन से वाचन में, तृतीय वाचन। ठीक है, ये तीनों अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो 2-2, 3-3 बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब उद्देश्य या शीर्षक पूछे तो प्रथम वाचन, गजट में प्रकाशन पूछे प्रथम वाचन, सदन में चर्चा पूछे द्वितीय वाचन, जितने भी इस प्रकार के संशोधन द्वितीय वाचन, परवर समिति और संयुक्त परवर समिति द्वितीय वाचन, और समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाना द्वितीय वाचन। फिर मतदान के लिए या मतदान से संबंधित चर्चा तृतीय वाचन, और भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करना कौन सा वाचन, तृतीय वाचन। ये सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं प्रथम वाचन में या फिर प्रथम सदन में जो है विधेयक स्वीकृत होने के बाद कौन से में आएगा, द्वितीय सदन में। तो देखिए जरा, द्वितीय सदन में विधेयक, दूसरे सदन में विधेयक। ये सारी बातें कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 107। दूसरे सदन में कोई भी विधेयक जब आता है तो दूसरे सदन में भी क्या होंगे, 3 वाचन। दूसरे सदन में भी 3 वाचन होते हैं, दूसरे सदन में भी 3 वाचन होते हैं। लेकिन दूसरे वाचन के सामने ये विकल्प रहते हैं, या तो विधेयक को स्वीकृत कर दें, विधेयक को जैसा प्रथम सदन के द्वारा भेजा गया है, जैसा प्रथम सदन के द्वारा भेजा गया है, प्रथम सदन के द्वारा भेजा गया है, उसी को स्वीकार करना। यानी जैसा प्रथम सदन ने भेजा है बिना किसी संशोधन के हूबहू उसको स्वीकृत कर देना, और किसके पास भेज देना, राष्ट्रपति के पास। दूसरा विकल्प इनके पास रहता है विधेयक को अस्वीकृत करना,
विधेयक को क्या करना, अस्वीकृत करना, क्योंकि साधारण विधेयक के संदर्भ में बात करें और साधारण विधेयक में दोनों शब्दों को समान शक्ति प्राप्त होती है। विधेयक को अस्वीकृत करना। तीसरा जो है, तीसरा ध्यान में रखेंगे, विधेयक में आवश्यक संशोधन, विधेयक में संशोधन के पश्चात, संशोधन के पश्चात प्रथम सदन के विचारार्थ भेजना, प्रथम सदन के विचारार्थ भेजना, प्रथम सदन के विचारार्थ भेजना एवं प्रथम सदन इन संशोधन को स्वीकार कर लेता है, इन संशोधन को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है तो विधेयक कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा। ये महत्वपूर्ण बिंदु, इसको ध्यान में रखना। देखिए जरा, या तो स्वीकृत कर देगा या अस्वीकृत कर देगा। तीसरा बिंदु क्या लिखा है, तीसरा बिंदु ये नोट किया गया है कि विधेयक में संशोधन के पश्चात प्रथम सदन के विचारार्थ, यानी कोई विधेयक जो है ये लोकसभा में पहले रखा गया और लोकसभा में पारित हो गया, 3 वाचन हो गया और लोकसभा में पारित होने के बाद क्या आया भाई, राज्यसभा। राज्यसभा या तो क्या कर देगी, उस विधेयक को स्वीकृत कर देगी या उस विधेयक को क्या कर देगी, अस्वीकृत कर देगी। या राज्यसभा क्या करेगी, उस विधेयक में कुछ संशोधन करेगी, ठीक है, और संशोधन करने के बाद जो है उस विधेयक को वापस कहाँ भेजेगी, प्रथम सदन में। और प्रथम सदन ने अगर इन संशोधन को मान लिया, प्रथम सदन ने अगर इन राज्यसभा के द्वारा किए गए संशोधन को मान लिया तो वापस राज्यसभा में नहीं आएगा, सीधा कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा बिंदु ही महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु क्या कह रहा है कि प्रथम सदन से कोई विधेयक द्वितीय सदन में आया, द्वितीय सदन उसमें संशोधन करेगा और संशोधन करने के बाद उसको वापस कहां भेजेगा, प्रथम सदन के विचारार्थ, कि हमने जो ये संशोधन किए हैं क्या आप इनसे सहमत है अथवा नहीं। और प्रथम सदन ये कह दे भाई साहब हम सहमत हैं बिल्कुल, तो वापस से द्वितीय सदन में भेजने की आवश्यकता नहीं है, प्रथम सदन सीधा उसे कहां भेज सकता है, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तीसरा बिंदु यही है, विधेयक में संशोधन के पश्चात प्रथम सदन के विचारार्थ भेजना, यानी संशोधन इन्होंने कर दिए और करने के बाद प्रथम सदन के विचारार्थ भेजा, और अगर प्रथम सदन इस संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक सीधा किनके पास चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। ये होता है द्वितीय सदन में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, द्वितीय सदन में भी 3 वाचन होंगे और 3 वाचन के बाद में द्वितीय सदन के सामने 3 विकल्प होंगे, या तो स्वीकृत करेंगे या अस्वीकृत करेंगे या संशोधन। और संशोधन के अगर प्रथम सदन मान लेता है तो विधेयक वापस द्वितीय सदन में नहीं आएगा, सीधा किनके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। अब कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को किसी विधेयक के संदर्भ में शक्तियां कौन से अनुच्छेद में दे रखी हैं, आर्टिकल 111 में। लेकिन अब साधारण विधेयक के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति या तो साधारण विधेयक को क्या कर देगा, स्वीकृति प्रदान कर देगा, या राष्ट्रपति साधारण विधेयक को क्या करेगा, अस्वीकृत भी कर सकता है, या राष्ट्रपति साधारण विधेयक को क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार हेतु भेजना, पुनर्विचार हेतु भेजना। लेकिन यहां पर आप क्या ध्यान में रखेंगे, लेकिन सदन अगर संशोधन या बिना संशोधन के पश्चात, संशोधन या बिना संशोधन के पश्चात, बिना संशोधन के पश्चात पुनः राष्ट्रपति के पास भेजे, पुनः राष्ट्रपति के पास भेजे, राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी, राष्ट्रपति को क्या करनी होगी, स्वीकृति देनी होगी। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितनी बार भेज सकता है, एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, एक ही बार भेजेगा और एक से अधिक बार, एक बार में अगर वापस से सदन उसको संशोधन या बिना संशोधन के बाद राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है
कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, एक बार। और उसके बाद अगर वापस से राष्ट्रपति के पास आए, राष्ट्रपति स्वीकृति देने हेतु क्या होगा, बाध्यकार होगा, क्योंकि राष्ट्रपति किसी विधेयक को या राष्ट्रपति किसी भी सलाह को एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और अंतिम विकल्प राष्ट्रपति के पास क्या रहता है, राष्ट्रपति के पास अंतिम विकल्प रहता है, राष्ट्रपति जी जो है न तो स्वीकृति प्रदान करे, न ही अस्वीकृति प्रदान करे, न तो स्वीकृति और न ही अस्वीकृति, और न ही पुनर्विचार के लिए भेजे, न ही क्या करे, पुनर्विचार के लिए, न ही पुनर्विचार हेतु भेजे, अर्थात अपने पास ही क्या रख दे, सुरक्षित रख दे, अपने पास ही क्या रख दे, सुरक्षित रख दे। और अपने पास ही सुरक्षित रखने का मतलब है राष्ट्रपति जी ने इसमें कौन से वीटो का प्रयोग कर लिया है, जेबी वीटो का प्रयोग। कौन से वीटो का, जेबी या पॉकेट वीटो का क्या कर लिया है, प्रयोग कर लिया है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये होती है कानून निर्माण की प्रक्रिया। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है, कोई विधेयक जब द्वितीय सदन के पास आया है और द्वितीय सदन उसको स्वीकृत नहीं करे, ध्यान से सुनिएगा, तीन विकल्प तो आपने कर लिए, विधेयक को जैसा प्रथम सदन से आया उसी प्रकार स्वीकृत करना, या उस विधेयक में अस्वीकृत करना, या विधेयक को जो है संशोधन के बाद प्रथम सदन के लिए विचारार्थ भेजना, या द्वितीय सदन जो है 6 माह तक उस विधेयक पर किसी भी प्रकार का कोई चर्चा नहीं करे, तो ऐसा माना जाएगा कि दोनों सदनों में क्या उत्पन्न हो गया है, गतिरोध उत्पन्न हो गया है। और इस गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक, जॉइंट सीटिंग भी बुला सकता है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें एक और बिंदु आप ऐड कर सकते हैं, कौन सा, दूसरा सदन। इसमें क्या ध्यान में रखेंगे, दूसरा सदन जो है, दूसरा सदन क्या करेगा, 6 माह तक, दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक को स्वीकृति नहीं प्रदान करे, विधेयक को स्वीकृति न दे, 6 माह तक विधेयक को स्वीकृति नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस पर संयुक्त बैठक बुला सकता है। और संयुक्त बैठक आपको पता ही है, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो आर्टिकल 118 में संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि उसमें जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष मिलकर संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान कर सकते हैं। उनके संदर्भ में जो है नियम बना सकते हैं, और उसी नियमों के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा संयुक्त बैठक की क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किनके संदर्भ में, साधारण विधेयक के संदर्भ। एक बार मैं पूरा का पूरा आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। साधारण विधेयक, सबसे पहले आपसे पूछे कि बताइएगा साधारण विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में, आप कहेंगे आर्टिकल 107। सबसे पहले आर्टिकल ध्यान में रखना है, आर्टिकल 107 में साधारण विधेयक का प्रावधान किया गया। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि साधारण विधेयक कौन से सदन में रखा जा सकता है, तो साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि साधारण विधेयक को कौन रख सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है साधारण विधेयक को संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, सदस्य रख सकता है। अगर मंत्री ने रखा है तो कैसा विधेयक हो जाएगा, सरकारी विधेयक हो जाएगा, और मंत्री के अलावा संसद के किसी दूसरे सदस्य ने रखा है तो गैर सरकारी विधेयक हो जाएगा। इसके बाद उस विधेयक के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, उस विधेयक में ये तो है आपके प्रथम सदन, ये कौन सा सदन है, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, और ये यहां कौन है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, इस विधेयक को प्रथम सदन में एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, जैसे प्रथम सदन मैंने माना है कौन से सदन को, राज्यसभा को। ठीक है, पहले बिल को राज्यसभा में रखा गया और राज्यसभा में पारित होने के बाद कहां आएगा, लोकसभा। तो राज्यसभा में किसी विधेयक के संदर्भ में कितने वाचन होंगे, 3 वाचन। सबसे पहले प्रथम वाचन, और प्रथम वाचन में क्या ध्यान में रखेंगे, 2 बातें, कौन कौन सी, एक तो विधेयक से संबंधित उद्देश्य एवं शीर्षक, और दूसरा कौन सा, गजट में प्रकाशित, गजट में प्रकाशित। इसके बाद होता है द्वितीय वाचन,
द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में जो है इनके सामने 4 विकल्प रहते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले संशोधन, संशोधन एवं संशोधन से संबंधित चर्चा। इसके बाद अपन कह सकते हैं परवर या फिर संयुक्त परवर समिति, या फिर जनता की राय जानने हेतु कहां पर? समाचार पत्रों में। इसके बाद रहता है कौन सा वाचन? तृतीय वाचन। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कौन सा वाचन? तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में 2 बातें ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी? एक तो मतदान। मतदान हमेशा कौन से वाचन में होगा? तृतीय वाचन में। किसी विधेयक पर मतदान और भाषा संबंधी अशुद्धियां, भाषा संबंधी अशुद्धियां। और जैसे ही मतदान में एक सदन में पारित हो जाएगा विधेयक, कहाँ आएगा? दूसरे सदन। कहाँ आएगा? दूसरे सदन में। दूसरे सदन के सामने क्या विकल्प रहते हैं? या तो वो क्या कर लेता है? स्वीकृत, या इसे क्या करता है? अस्वीकृत, या इसमें क्या करता है? संशोधन। और संशोधन करने के बाद वापस कहाँ भेजता है इसको? प्रथम सदन में। और प्रथम सदन अगर मान लेता सीधा कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। या फिर 6 माह तक किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं करे, अर्थात 6 माह के बाद नहीं हो तो क्या माना जाएगा? दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, और गतिरोध के कारण राष्ट्रपति 108 के तहत क्या बुला सकता है? संयुक्त बैठक। क्या बुलाएगा? संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। अब कोई बिल जो है इसके बाद आएगा राष्ट्रपति के पास। किन के पास आएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो है या तो उसे क्या करेगा? स्वीकृत, या उस विधेयक को क्या करेगा भाई? अस्वीकृत, या उस विधेयक को कहां भेजेगा? पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार हेतु। लेकिन पुनर्विचार हेतु कितनी बार भेज सकता है? एक ही बार। कितनी बार भेजेगा? एक ही बार भेजेगा। अगर प्रथम सदन ने या द्वितीय सदन ने जहां से बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आया था, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा, अर्थात उसमें कुछ संशोधन की बात कही, लेकिन सदन उसमें संशोधन करे या नहीं करे ये उस पर डिपेंड है। अगर संशोधन या बिना संशोधन के बाद वापस राष्ट्रपति के पास आए, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने हेतु क्या होगा? बाध्यकारी होगा। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति एक बार भेज सकता है, बाकी संविधान संशोधन विधेयक को तो राष्ट्रपति भेज ही नहीं सकता। और धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले से पूर्व अनुमति देता है, तो धन विधेयक को भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। केवल किन को भेज सकता है? साधारण विधेयक। और तीसरा राष्ट्रपति क्या करेगा? या तो स्वीकृत, अस्वीकृत, या पर राष्ट्रपति इस पर किसका प्रयोग कर सकता है? जेबी या पॉकेट वीटो। क्योंकि समय का प्रावधान नहीं है ना कि राष्ट्रपति को कितने समय के अंदर किसी विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करनी है। 1 माह, 2 माह, 6 माह, 5 माह, समय का प्रावधान है ही नहीं भारतीय संविधान में कि कोई विधेयक जो दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को कितने समय में उस विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति देनी होगी। जब समय का प्रावधान नहीं है और राष्ट्रपति किसी बिल पर जो है लंबे समय तक स्वीकृति या अस्वीकृति या पुनर्विचार के लिए नहीं भेजता है, तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर कौन सा प्रयोग कर लिया? वीटो का। और कौन सी वीटो का? जेबी वीटो का। जैसे 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर विधेयक के संदर्भ में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो ये आपका है कौन सा कानून? साधारण कानून। मैं कह रहा हूं किसी भी टॉपिक को पहले जो है डिटेल में जानेगा, उसके बाद उसको एक ही पेज के अंदर पूरा का पूरा शॉर्ट में नोट्स बनाइएगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, तीनों का तुलनात्मक रूप से। ठीक है। संसद के किसी भी सदन के समक्ष रखा जा सकता है। दूसरा, संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। अगर मंत्री रख रहे हैं सरकारी और मंत्री के अलावा रख रहा है गैर सरकारी, फिर प्रथम वाचन में क्या होता है? प्रथम सदन में क्या होता है? द्वितीय सदन में क्या होता है? और राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। यहाँ राज्यसभा की जगह लोकसभा में, तो एज ए एग्जाम्पल राज्यसभा की जगह लोकसभा आ सकता है, लोकसभा की जगह राज्यसभा भी आ सकता है। परवर और संयुक्त परवर समिति थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। परवर समिति में एक ही सदन से संबंधित सदस्य होते हैं, जबकि संयुक्त परवर समिति में दोनों सदनों से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहाँ पर 2 बातें ध्यान में रखेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का अनुपात 2:1 होगा, और संयुक्त परवर समिति का अध्यक्ष हमेशा उसी सदन का सदस्य होगा जिस सदन में विधेयक पहले प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। पहले प्रस्तुत करने का मतलब अगर राज्यसभा में पहले पेश किया गया है तो राज्यसभा का सदस्य संयुक्त परवर समिति का अध्यक्ष होगा, और लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा का सदस्य संयुक्त परवर समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ये आपका था साधारण विधेयक। हालांकि इतना डिटेल में अपने एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपने को पूरी तैयारी के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ जो है ये साधारण विधेयक के संदर्भ में जानना आवश्यक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे धन विधेयक कैसे स्वीकृत होता है, धन विधेयक की क्या प्रक्रिया है, आर्टिकल 109 क्या है, आर्टिकल 110 में क्या प्रावधान है, और धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां हैं, और साथ ही अपन जानेंगे वित्त विधेयक को
कि आर्टिकल 117(1) क्या कह रहा है, आर्टिकल 117(3) में क्या उल्लेख किया गया है। और चौथा जो टाइप रहता है विधेयक के संदर्भ में वो रहता है संविधान संशोधन, यानी भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो संशोधन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। संविधान संशोधन के संदर्भ में प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में है, और साथ ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया विश्व के कौन से देश से ग्रहण की गई, इनके संदर्भ में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।